बात करेंगे जहां पर मध्य प्रदेश के कई छात्र फंसे हुए थे, उन्हें अब सफलतापूर्वक इंदौर पहुंचाया गया है। इंदौर एयरपोर्ट पर सांसद शंकर लालवानी ने छात्रों की अगवानी की। इधर मणिपुर से 23 छात्रों को पहले कोलकाता लाया गया था और उसके बाद उन्हें इंदौर पहुंचाया गया। सरकार ने छात्रों के खाने पीने रहने की खास व्यवस्थाएं की थी। प्रशासन ने एक एक छात्र के बारे में जाना, उनसे बातचीत की। जो छात्र घर जाना चाहते थे उनकी बस की व्यवस्था भी की गई है और जो लोग रुकना चाहते थे वो वहीं फिलहाल ठहरे हुए हैं। हुए तो हैं लेकिन सब कुशल हैं और उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। पूरा प्रोटोकॉल लगा हुआ है प्रशासन का, जिला प्रशासन का। प्रत्येक से पूछा जा रहा है कि उनको यहाँ रहना है या उनके रिश्तेदार हैं या उनको घर जाना है, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। अगर कोई लॉन्ग रूट पे जाना चाह रहे हैं तो उनको वहाँ तक बसों तक पहुँचाया जाएगा और बसों से वो घर जा सकते हैं। कुछ छात्रों ने उनके रिश्तेदार इंदौर में रहते हैं, वहाँ रहने की इच्छा व्यक्त की है। कुछ छात्रों ने सागर के हैं, उनको सागर की गाड़ी में उठाएंगे। दूर दराज की जो हैं उनको हम प्रयास करेंगे कि जो स्लीपर कोच है या वो है। लेकिन हमने भी यहाँ पर होटल में व्यवस्था की है। हमने भी उनसे कहा है कि अगर आप रात को यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था है। अभी वो सामान आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके पास भोजन के पैकेट भी हैं। वो चाहे तो भोजन यहाँ पर भी कर सकते हैं, VIP लॉन्च में उनकी पूरी व्यवस्था है, और चाहे तो बस में भी कर सकते हैं, चाहे तो होटल में भी कर सकते हैं। उनको हमने फ्री छोड़ा है और जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल अधिकारी प्रत्येक एक की चिंता कर रहे हैं। जिनको अपने गंतव्य स्थल तक जाना है वो जाने की पूरी सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, CM के क्या निर्देश हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इन सब की चिंता होना चाहिए और सकुशल घर पहुँचे, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के कितने बच्चे हैं? ठीक है, अभी तो 23 आए हैं और मुझे लगता है कि एक था जो नागपुर से था, वो कोलकाता से नागपुर निकल गया, बाकी सब मध्य प्रदेश की। और अब बात करेंगे जगदलपुर की, जहां जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दूध और मिठाई दुकानदारों पर 18 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जांच के दौरान अमानक पाए गए थे दूध और मिठाई। बस्तर के अलग अलग दुकानदारों को नोटिस इसके लिए दिया गया। दुकानदारों को जुर्माना देने का आदेश अब जारी हो चुका है। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और अब पेंड्रा से अगली बड़ी खबर, जहां जिले में धड़ल्ले से पेड़ों की अवैध कटाई चल रही है। बेशकीमती पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई की जा रही है। मरवाही के धनपुर बीट में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। वन विभाग निर्माण कार्य में व्यस्त है। शिकायत के बाद भी वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पेंड्रा से बड़ी खबर। आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति को लेकर। 24 घंटे में कोरोना के 72 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। औसत 2.2% पॉजिटिविटी दर रह चुकी है, जो कि एक अच्छी खबर है। राज्य में कुल एक्टिव केस 599 है। 24 घंटे में 160 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं ठीक होकर। 18 जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले फिलहाल हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस में 975 पदों पर सीधी भर्ती अब शुरू हो रही है। 26, 27 और 29 मई को मुख्य लिखित परीक्षा होने वाली है। 18 मई को व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर में परीक्षा होगी। 5 जिले 18 मई को व्यापम से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। 26, 27 और 29 मई को मुख्य लिखित परीक्षा होगी। और इधर कर्नाटक चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब सबकी नजर 13 मई को आने वाले चुनावी परिणाम पर टिकी हुई है। कर्नाटक में वोटिंग संपन्न होने के बाद आए तमाम एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान ये जताया जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के इन महापोल के अनुमानों से काफी हद तक ये साफ होता दिख रहा है कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन दोनों में से कोई भी दल बहुमत का जादुई आंकड़े को पार करने पे सफल नहीं हुआ है। राज्य की तीसरी प्रमुख पार्टी जेडीएस, जहां किंगमेकर की भूमिका निभाती नजर आती है। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों पर 2615 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 2430 पुरुष और 184 महिलाएं हैं, जबकि एक उम्मीदवार तीसरे लिंग से ताल्लुक रखते हैं। राज्य के कुल 5 करोड़ 31 लाख मतदाताओं की मोहर के बाद इन सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 66% वोटिंग हुई और अब देखना होगा क्या कुछ सामने आता है।
एग्जिट पोल्स के बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। कहाँ क्या अनुमान जताया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 85 में से 100 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस 94 से 108 सीटों पर, जेडीएस को 24 से 32 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। टीवी9 भारतवर्ष की अगर बात करें, उनके एग्जिट पोल के आंकड़े भी आपको हम बताएं। कर्नाटक में बीजेपी को 88 से 98 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 99 से 109 सीटें, जेडीएस को 21 से 26 सीटें, अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। जी न्यूज उनकी तरफ से एग्जिट पोल जब जारी किया गया तो उनके आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी आपको हम दिखा देते हैं। कर्नाटक में बीजेपी 79 से 94 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 103 से 118 सीटें मिलने की उम्मीद, जेडीएस को 25 से 33 का आंकड़ा छूने की उम्मीद और इधर अन्य को 2 से 5 सीटें ही मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग एग्जिट पोल क्या कहते हैं। कर्नाटक में बीजेपी को 78 से 94 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन 106 से 120 सीटों का अनुमान, जेडीएस को 20 से 26 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। एशिया नेट के एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 94 से 117 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस गठबंधन 91 से 106 सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 14 से 24 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक चुनाव को लेकर ये जो आंकड़े सामने आए हैं, अलग अलग एग्जिट पोल्स की हमने स्थिति भी आपको समझाई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कर्नाटक की जनता क्या सोचती है, क्या है उसके मन में, ये तो फिलहाल ईवीएम में कैद हो चुका है। 66% मतदान हुआ है। बहुमत का आंकड़ा किसी भी एग्जिट पोल के जरिए नहीं देखने को मिला कि कोई भी पार्टी छू भी पाई हो, लेकिन देखना होगा क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस मुख्य दो दल जिनके बीच करारी टक्कर है, लेकिन दूसरी तरफ जेडीएस के पास भी अच्छी खासी सीटें होने का अनुमान। हालांकि कितना असर जातिगत समीकरण का पड़ता है, इस पर भी नजर होगी। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल जो वोटिंग की आंकड़े सामने आए उसके जरिए कई सारे एग्जिट पोल्स भी। और इधर बालाघाट जिले के एक छोटे से गांव कुम्हारी में एक किसान के यहां शादी हुई। ये शादी बहुत खास बन गई। दरअसल दूल्हे राजा अपनी शादी में समाज के लिए एक जबरदस्त संदेश लेकर आए, एक मिसाल भी कायम की है। रिपोर्ट देखें। एक कदम दहेज प्रथा के खिलाफ। आप सभी जानते हैं कि दहेज प्रथा समाज के लिए चिंता का विषय है, फिर भी इसका रूप निरंतर बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप आज भी लाखों परिवार इसके कारण तकलीफ से जूझ रहे हैं। अतः आप सभी इसका विरोध करें, दहेज प्रथा बंद करें। मैं इसका विरोध करता हूं। शादी के कार्ड पर लिखा यह संदेश महज एक संदेश नहीं, बल्कि उन दहेज लोभियों की गाल पर तमाचा है जो दहेज की लालच में जान लेने में भी गुरेज नहीं करते। शादी के कार्ड पर यह संदेश लिखवाया है बालाघाट के एक गांव कुम्हारी के नौजवान ने, जिसका नाम है हंसराज लिल्हारे। हंसराज ने उन तकलीफों की शिद्दत से महसूस किया जिसमें एक पिता, एक भाई अपनी बेटी और बहन के दहेज का सामान जुटाने में कर्जदार हो जाता है और उसकी तकलीफें कम होने का नाम नहीं लेती। मैंने कुछ ऐसे परिवार देखे थे। यहाँ तक कि मेरा काम आरओ का है। मैं अर्चना एंटरप्राइजेस बालाघाट में काम करता हूँ, तो मेरा डोर टू डोर का काम है। तो मैंने ऐसे कई परिवार को मैंने देखा, इस चीज़ से काफ़ी दुखी रहते थे वो। लेकिन इसको क्या है, प्रथा के रूप में कि भाई काफ़ी दिनों से चलते आ रही है, तो ये सब गलत है। काफ़ी मेरा विरोध भी हुआ, लेकिन मैंने ठान लिया था कि एक बार मैं करूँगा ही ऐसा। कहानी कुछ ऐसी है कि कुम्हारी गांव निवासी चोबेलाल लिल्हारे के बेटे हंसराज की शादी लाल बर्रा के सेलवा के रहने वाले स्वर्गीय प्रताप लाल डेहरे की बेटी रोशनी के साथ तय हुई। हंसराज ने पहले ही तय कर लिया था कि वो शादी में दहेज के नाम पर कुछ नहीं लेंगे। उन्होंने जब ये बात बताई तो समाज में विरोध हो गया, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये तो एक प्रथा है। लेकिन उन्होंने अपने परिवार को किसी तरह से मनाया। फिर क्या था, हंसराज ने रोशनी के साथ 7 फेरे लिए। अब तो रोशनी भी हंसराज जैसा हस्बैंड पाकर बेहद खुश हैं। हाँ, मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ, क्योंकि ऐसे कई लाखों परिवार हैं जो लड़कियां दहेज तो ले जाती है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि वो खुश रह पाएगी या नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मुझे नसीब से ऐसा मतलब हस्बैंड मिला है कि वो इस दहेज प्रथा का विरोध करते हैं।